बेटा आप लोगों को 30 क्वेश्चंस मिले थे होमवर्क के लिए। आई होप कि आप सबने वो सारे के सारे सवाल कर लिए होंगे। तो मुश्किल सवाल नहीं थे, एक एक सवाल एक या 2 मिनट में मैक्सिमम होने वाला था। तो 30 अगर मैं 2 मिनट भी लगाऊँ तो 30 क्वेश्चंस का मतलब है तकरीबन 1 घंटा। 1 घंटा तो आप नॉर्मली अपनी स्टडी को वैसे भी मैं असम्पशन पे हूँ कि आप लोग देते होंगे कि हमको अगर कोई काम जब मिलता है तब। मुझे बताइए कोई ऐसा बच्चा जिसने 30 के 30 सवाल ना किए हों। जी, ना करने के रीज़न मिले ही नहीं थे। हाउ इज पॉसिबल? आप ग्रुप में ऐड नहीं हो, आपने बताया भी नहीं, आपके पास फोन ही नहीं है, आपका कोई दोस्त नहीं है साथ, अकेले ही हैं आप। और जी सर मेरे जो 3 सवाल है ना उसमें मुझे समझ नहीं आती फार्मूला कौन सा लगाना। फॉर्मूला कौन सा लगाना है? किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं? सर उसमें वैल्यू ही नहीं थी। उसमें वैल्यू ही नहीं थी। ओके, आप लोगों ने किए? हाँ, तो फिर ये इन लोगों को ऐसा पता चल गया कि उसमें वैल्यू थी। सर पता नहीं मेरे भी वही सर, वो इफेक्टिव नॉमिनल वैल्यू, वो इफेक्टिव इंटरेस्ट वो जो था। अच्छा, वो वाली। ठीक है, वो भी ठीक है। वो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 27 23 24 25 23 24 25 ठीक है। जुबैर आपने बेटा ओके, आपको बेटा प्रिंट मिल जाएगा उन क्वेश्चंस का, ठीक है। मोबाइल यूज़ ही नहीं करते कि है ही नहीं, अभी पास नहीं है, यूज़ ही नहीं करते। चलें, आपको फिर जो है वो मैं प्रिंट दे दूँगा फिर आपको। ओके जी, तो अब बेटा मुझे ये बताइए कि उन क्वेश्चंस के अंदर की मुश्किल बात थी जो उन 3 के अलावा, इफेक्टिव रेट्स के अलावा, क्या बाकी क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों से ना हो? बेटा आप लोगों ने किए पूरे सवाल? हाँ जी, आपने आखिरी वो नहीं किया, कोई बात नहीं, उसके अलावा बाकी सारे किए हैं। 23 से ऑनवर्ड नहीं किए कि 23 24 25 भी किए? नहीं किए। ओके, ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है अब किसी का कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सर 2 के आंसर मैच हो गए जी बताइए कौन सा क्वेश्चन? अपने अपने जरा क्वेश्चन निकाल के रखिए बेटा अपने सामने। एक 10 है सर। क्वेश्चन पढ़े। Sales representative for the college division of a large publisher had sales of 20,000 books this past year. Her sales has been increasing at a rate of 10% per year. If her sale continue to grow at this rate, how many books should she expect to sell 5 years from now? जी सिंपल सी बात है ये। सर आंसर मैच हो गया। ओके, आंसर अगर आपका मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें आंसर में मिस्टेक होगी। अगर सबका आंसर मतलब प्रोटोकॉल सेम है, मैं भी सॉल्व करके देख लेता हूँ। उसने कहा जी एक पब्लिशर कितनी बुक्स बेच रहा है जी? 20,000 आज की डेट में। आज की डेट मतलब प्रेजेंट वैल्यू। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? 10% है। और वो एक्सपेक्ट करता है इन फ्यूचर वो कितनी बुक्स बेचेगा? कितने सालों में? 5 सालों में। एम हमें नहीं पता तो 1। वैल्यूज प्लग इन कर देंगे किस फॉर्मूला के अंदर? S equals to P into 1 plus I over M raised to power M into N। S की जगह पे क्या लिखेंगे? S, P की जगह पे 20,000, 1 plus 0.1 डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, raised to power 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करने की जरूरत नहीं है। करना चाहे तो कर लें। जी जरा मुझे बता दीजिए। 32,210 सॉरी 32,210 32,210 जी। ये तो आंसर आ रहा है लेकिन पीछे भी हो रहा है। पीछे क्या आंसर है भाई? 35 431 35 431 431। तो फिर वो जो आपके पास आई का मसला हो सकता है सर दिस पास्ट ईयर, मतलब उन्होंने बोला 20,000 जो बेची हैं वो दिस पास्ट ईयर। दिस पास्ट ईयर का मतलब है कि ये जो गुजरा हुआ साल है। दिखाएं क्वेश्चन, दिखाएं क्वेश्चन नंबर क्या बेटा? A sale for the college dean of a large publisher had sale 20,000 books this past year. Her sale have been increasing at the rate of 10% per year. हाँ जी ठीक है।
पास्ट दिस पास्ट ईयर का मतलब होता है कि ये जो गुजरा साल है, ये जो अभी अभी जो साल गुजरा है, इसकी बात कर रहा है कि इस साल में उसने 20,000 बुक्स उसने बेची। ठीक है, आप क्या समझ रहे हैं दिस पास्ट ईयर को? ईयर इंक्रीज किए तो आंसर सेम आ रहा है। क्या इंक्रीज किया? ईयर इंक्रीज। अच्छा, आपने 20,000 इसमें, अच्छा आपने एक साल और Year। 6 साल आपने कर दिए तो आंसर आया। तो आंसर नहीं, इसमें बेसिकली 6 साल करने के बाद आपके पास इसका आंसर नहीं आएगा। इसके आंसर में देखिए दिस पास्ट ईयर का मतलब ये होता है कि ये जो आपके पास गुजरा हुआ साल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने हमारे पिछले टाइम में इतने जो है वो सारी की सारी चीज़ें थी। अब पिछले टाइम में इसका मतलब ये है कि मेरे पास वो जीरो की मैं बात कर रहा हूँ। 0 से 1 का मतलब क्या होता है? देखिए 0 से 1 का मतलब क्या है? जब हम टाइमलाइन बनाते हैं 0 से 1 का मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड दिस पास्ट ईयर and this is the start of the past year. ओके, अब आपका आंसर पीछे देखिए अगेन हम से कि आपके हमेशा आपकी बुक का जो आंसर होता है वो ठीक नहीं होता। कुछ बाज़ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे लोगों के कंसर्न्स आते हैं और आपके जो कंसर्न्स हैं अगर वो जेन्युइन है, अगर वो लॉजिकल है तो दैट्स फाइन। अब उनका जो कंसर्न है ये भी लॉजिकल है, ये भी जेन्युइन है। कंसर्न इनका क्या जी? दिस पास्ट ईयर का मतलब वो ये एज्यूम कर रहे होंगे कि जनाब इससे भी पिछले साल, अगर इससे पिछले साल मैं 20,000 कह रहा हूँ तो आने वाले अगले यहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ 1 पे, ये assumption है कि आज मैं 2 पे खड़ा हूँ और ये बात कर रहा हूँ पिछले साल की 1 की 20,000 रुपये की, और अगले मेरे से अगले 5 साल मतलब 6 ईयर्स, ये assumption ली जा सकती। बट जो हमारी लॉजिकल assumption यहाँ पे बनती है वो यही बनती है कि यहाँ वो कहता है जी दिस पास्ट ईयर उसने 20,000 की चीज़ें बेची और अगले 5 साल तक, अगले 5 साल के अरसे में या 5 साल के अरसे में, नेक्स्ट उसने लिखा नेक्स्ट 5 ईयर्स, उसने क्या लिखा हुआ रिक्वायरमेंट के अंदर? He expect to sell 5 years from now. जी, फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के अंदर वो कितने पैसे जो है वो कितनी बुक्स बेच सकती है। अब दिस पास्ट ईयर का मतलब क्या है? जिस साल में खड़ा हुआ हूँ और ये साल गुजर चुका है। अब आज से यानी कि इस साल से 5 साल के बाद, गॉट इट? ठीक है, तो ये एक छोटा सा, दोनों आंसर्स जो हैं वो हर अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर ठीक है। 35,000 भी ठीक है और ये 32,000 एक 210 रुपये, ये भी आपके पास आंसर ठीक है जी। 6 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, A university endowment fund has invested 4 million in United States government certificates of deposit. Interest of 8% per year, compounded semi-annually, will be earned for 10 years. To what amount will the investment grow during this period? How much interest will be earned? जी वो आपसे एस पूछ रहा है और आपसे आई पूछ रहा है। ठीक है, इंडोमेंट फंड कितना बेटा? 4 million. क्वेश्चन 4 मिलियन का। किस इंटरेस्ट रेट पे इंडोमेंट फंड ग्रो करता है जी? 8% कंपाउंडिंग सेमी एनुअल, कितने साल बाद? 10 साल बाद। वो आपसे पूछ रहा है कि एस कितना होगा और आई कितना होगा। अगेन वही बात है, एस इक्वल्स टू 4 मिलियन इंटू 1 प्लस 0.08 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। जी बेटा 876 876 4492.6 4492.6, ये उसका आ गया फ्यूचर वैल्यू कि इतना इंडोमेंट फंड हो जाएगा और उसमें से उसने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है जी, तो एस माइनस पी करके 8764492.6 माइनस 4 मिलियन। जी बेटा तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 4764492.57। ठीक है, 6 लिखा था। हाँ जी, तो बस आंसर नहीं मैंने कोई जवाब है। जवाब क्या है जी? 59,43,789. Yes. क्वेश्चन नंबर 6 6 है जनाब। यूनिवर्सिटी इंडोमेंट फंड हैज इन्वेस्टेड 4 मिलियन इन यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑफ 8% पर ईयर, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। हाउ will be earned for 10 years? To what amount will the investment grow during this period? How much interest? जी ये बेसिकली दिस इज रॉन्ग आंसर। ये जो है 10 सालों में 8% के हिसाब से अगर जो अमाउंट बढ़ती है तो वो एक
मतलब 10 लाख रुपए तो सिर्फ नहीं बढ़ेगी, 10 साल की हम बात कर रहे हैं और वो भी सेमी एनुअल की हम बात कर रहे हैं, तो ये दिस इज रॉन्ग आंसर जी। अच्छा इसको जरा ना एक दफा इसी चीज को सिंपल इंटरेस्ट के साथ जरा एक दफा करके देखिए। $4 million into 1 plus 0.08 into एक दफा 10 करके देखिए, एक दफा 20 करके देखिए। या 0.16 into 10 करके देखिए, ये भी बात होगी। नहीं इसके साथ सिंपल इंटरेस्ट के साथ 72 लाख पॉसिबल नहीं है। अच्छा ठीक है, इसमें 72 है, ठीक है, वो मिस्टेक है बेटा, वो आंसर की मिस्टेक है या फिर वो आपकी मिस्टेक जो है वो कोई ना कोई इसमें मिस्टेक जरूर है जी। और कौन सा क्वेश्चन बेटा? वही सर 3 और बाकी 3 कौन सा? वही इफेक्टिव वाला। ठीक है चलें, अब आज आप लोगों को इफेक्टिव से पहले जी, मेरा जी। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर पहले 2 डिजिट सेम है, लेकिन अगले 3 डिजिट का आंसर मेरा चेंज हो गया है। वाक्यों का भी चेंज होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, तो एक दफ़ा आप 4 डेसिमल तक उसको लेके जाएं, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। अच्छा देखिए बच्चों, इफेक्टिव रेट की तरफ बेटा हम लोग मूव करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक इफेक्टिव रेट है, याद कीजिए चौधरी साहब वाली एग्जांपल याद है। चौधरी साहब ने जाके कहा कि जी ये तुम लोगों ने सिंपल से कंपाउंडिंग की तरफ जब आए हो तो तुम लोगों ने एक नंबर ऑफ कंपाउंडिंग के टर्म शुरू कर दी, साल में 3 दफ़ा इंटरेस्ट लगेगा, साल में 6 दफ़ा इंटरेस्ट लगेगा, साल में जनाब 4 दफ़ा इंटरेस्ट लगेगा, पूरे साल में 12 दफ़ा इंटरेस्ट लगेगा, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग यही है ना। चौधरी साहब बैंकर के पास जाके कहते हैं कि यार ये जो इतनी दफ़ा तुमने मुझे इंटरेस्ट लगाया है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि साल में 5 दफ़ा इंटरेस्ट लगाएंगे, साल में 10 दफ़ा इंटरेस्ट लगाएंगे, मेरी तरफ से भाई साहब जो मर्जी करते रहो, मुझे एक ऐसा रेट बताओ जो मैं साल में सिर्फ 1 दफ़ा लगाऊं। हमने क्या पढ़ा? कंपाउंडिंग सेमी एनुअली साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंडिंग क्वार्टरली साल में 4 दफ़ा इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंडिंग मंथली साल में 12 दफ़ा इंटरेस्ट लगेगा। उसने कहा जनाब आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि साल में 1 दफ़ा इंटरेस्ट लगे, ऐसा रेट मुझे बताना है। मुझे ये ना बताओ कि 10% है कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, 6% है कंपाउंडिंग क्वार्टरली, ये मुझे ना बताओ। वो कहता है साहब आपको जितना कंपाउंडिंग ज़्यादा होगी आपको इंटरेस्ट उतना ज़्यादा मिलेगा। अगर मैं आपको कहता हूँ ना कि कंपाउंडिंग 0.08 कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है, सेमी एनुअल है, तो आपको कुछ अमाउंट मिलेगी, लेट्स सपोज एज्यूम कर लेते हैं आपको अमाउंट मिलेगी 5000। सेमी एनुअल 8% साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट लगाने के बाद आपको कितना मिलेगा? 5000। एज्यूम कर रहा हूँ वैल्यू, ये वैल्यू कहीं से निकली नहीं है, ये असम्पशन है मेरी। चौधरी कहते हैं यार ये क्या बकवास है, कंपाउंडिंग सेमी एनुअल जो है ये कंपाउंडिंग क्वार्टरली जो है ये मुझे नहीं समझ आती, मुझे एक ऐसा रेट चाहिए जो साल में सिर्फ 1 दफ़ा लगे, मतलब ऐसा रेट कंपाउंडिंग एनुअल साल में सिर्फ 1 दफ़ा लगे, वो कंपाउंडिंग डिफरेंटली ना हो। वो कहते सर फिर मसला कोई नहीं, आप हमारे से वैसे इंटरेस्ट ले लें 8% कंपाउंडिंग एनुअली। अब चौधरी कहता है यार सोच में पड़ गया, कहता है अगर कंपाउंडिंग एनुअली सेमी एनुअल करने के बाद साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट लगने के बाद मुझे 5000 मिल रहा है, अगर यही इंटरेस्ट साल में 1 दफ़ा लगेगा तो मुझे तो कम पैसे मिलेंगे ना। देखिए आपका जितनी दफ़ा इंटरेस्ट लगेगा आपके अमाउंट के ऊपर, आपकी अमाउंट उतनी ही ज़्यादा ग्रो करेगी। यही असूल था ना कि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का असूल क्या था कि आपके पास इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट आएगी अगली दफ़ा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अगर साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट लग रहा है तो पहले 6 महीने अमाउंट कुछ और होगी और अगले 6 महीने फिर अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगी, तो मतलब साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट लग रहा होगा। तो अब यहाँ पे चौधरी साहब कहते हैं कि भाई साहब मुझे एक ऐसा रेट बताओ, ऐसा रेट जो साल में 1 दफ़ा कंपाउंडिंग हो, ऐसा रेट जो साल में 1 दफ़ा कंपाउंडिंग हो और उतने ही पैसे दे जितना कोई रेट साल में कई दफ़ा कंपाउंडिंग होने के बाद देता है।
चौधरी साहब दो दो ना, वो कहते हैं नाले चौपड़ियाँ नाले दो दो, मतलब कि हर तरफ वो अपनी ही चीज चाहता है। चौधरी साहब क्या चाहते हैं कि जी एक तो मैं आसान रहूं, एक तो ये कंपाउंडिंग से मैं बच जाऊं डिफरेंटली, 4 दफा 2 दफा 6 दफा इससे मैं बच जाऊं, साल में एक दफा कंपाउंडिंग हो, सिंपल सी चीज हो। और दूसरा कि मुझे पैसे भी उतने मिले जो साल में कई दफा कंपाउंडिंग होने के बाद मिलते हैं। चौधरी साहब ना पैसों के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है। तो फिर बैंकर जनाब वो कहते हैं सर मैं एमकॉम मैंने किया हुआ है या मैंने मतलब दूसरे सब्जेक्ट में हूँ, मैं मतलब सीए नहीं हूँ, तो मुझे नहीं फिर आइडिया। उसने कहा पुत्र तू टेंशन ना ले, मेरा पुत्र सीए है। उसने अपने बेटे को कॉल की, बेटा आया, बेटा कहता हाँ जी अब्बा जी तुम करें। कहता पुत्र ये मसला आ गया कि बैंकर जो है वो साल में कई दफ़ा इंटरेस्ट लगा के मुझे 5,000 देता है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा इंटरेस्ट रेट हो जो साल में एक ही दफ़ा लगकर मुझे 5,000 दे दे। तो उनको सीए कहता है कि सर टेंशन अब्बा जी फिक्र ना करें, हमारे सर हसन चौहान ने हमें बताया था कि अगर आपने ये देखना हो कि एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जो साल में एक दफ़ा कंपाउंडिंग होके उतने ही पैसे दे जितना कोई इंटरेस्ट रेट साल में कई दफ़ा कंपाउंडिंग होने के बाद देता है, हमारे सर ने बताया था इट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट। वो क्या कहलाता है? इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट हकीकत में क्या हुआ? हाँ जी, इफेक्टिव रेट हकीकत में क्या हुआ जी? हम कहते हैं जनाब एन इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग एनुअली, an interest rate compounding annually that gives the same amount of interest as same and interest gives compounding differently, as same amount of interest as same and interest gives compounding differently. ओके जनाब, एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जो साल में एक दफा कंपाउंड होने के बाद उतने ही पैसे देता है जितने पैसे एक इंटरेस्ट रेट साल में एक दफा कंपाउंडिंग होने के बाद देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? इफेक्टिव रेट। अब बेटा अगर आपको ये बंदा कहे कि जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पैसे भी कम ना हो और मैं ये चाहता हूँ कि जनाब मुझे पैसे भी उतने मिल जाए कि जनाब इफेक्टिव रेट में निकाल सकूँ, तो आपने मुझे बताना है कि जी इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे जनाब इफेक्टिव रेट को हम लोग डिनोट करते हैं ई के साथ। ई इक्वल है किसके जनाब? 1 प्लस आई ओवर एम रेज टू पावर एम माइनस 1 प्लस आई ओवर एम रेज टू पावर एम माइनस 1। यहाँ पे मैंने ना p से मल्टीप्लाई किया, ना ही मैंने यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया। इट इज 1 प्लस आई ओवर एम रेज टू पावर m माइनस 1। यहाँ तक मसले में साल बेटा ओके जी। अब इफेक्टिव रेट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ये तो पता चल गया कि इफेक्टिव रेट इस्तेमाल क्यों होता है, ताकि हम क्या करें, मतलब अमाउंट हमारे पास फर्क ना आए। कहने से दिस कि अगर मैं ये रेट निकालना चाहूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ जी 0.08 दो दफा कंपाउंडिंग होने के बाद 5,000 देता है, तो ऐसा रेट जो इतने ही मुझे पैसे दे, लेकिन साल में कितना दफा कंपाउंडिंग हो? एक दफा, वो रेट मुझे बताइए। तो यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन जरा हम लोग करते हैं। 8% सेमी एनुअल का जरा इफेक्टिव रेट हम लोग निकालते हैं। जी बेटा सिंपलीफाई कर दें।
0.0816 यानी कि 8.16%। अगर साल में 2 दफा लगाना है तो 8%, और अगर यही अमाउंट चाहते हो और साल में एक दफा इंटरेस्ट रेट लगाना चाहते हो तो कितना 8.16%। इसका मतलब ये हुआ कि 8.16% कंपाउंडिंग एनुअली और 8% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, दोनों के दोनों हमारे लिए क्या है, सेम। ओके, अब हमें देखना ये है कि जनाब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। देखिए बेटा, 2 जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है वो कंपैरिजन के ऊपर होता है। कंपैरिजन का बेटा मतलब ये होता है कि जब आपने कंपेयर करना होता है कि जनाब मेरे पास एक बंदा मुझे इतने पैसे दे रहा है, इतनी अमाउंट दे रहा है, और दूसरा बंदा मुझे इतने पैसे इतनी अमाउंट दे रहा है, लेकिन उनकी जो इंटरेस्ट चार्ज करने का जो टेन्योर है वो डिफरेंट है। एक बंदा कहता है जी मुझे सेमी एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा बंदा मुझे क्वार्टरली इंटरेस्ट दे रहा है। तो अब मुझे देखना ये है कि मुझे दोनों में से कौन सी ऑप्शन को चूज करना चाहिए। तो वहां पे जब आप ऑप्शन को चूज करेंगे तो आप दोनों के इफेक्टिव रेट्स निकाल लेंगे। जैसे ही आप उन दोनों के इफेक्टिव रेट्स निकालेंगे तो इफेक्टिव रेट तो आपको सेम अमाउंट दे रहा होगा। तो अब देखिए, एक बंदा आपको सेमी एनुअल रेट दे रहा है, एक बंदा आपको क्वार्टरली रेट दे रहा है, तो आप इन दोनों को कंपेयर नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर पर मुझे कहें जी मेरी आम रेसलिंग करवाएं तौसीफ के साथ, मैं और तौसीफ नाम यहाँ पे पंजा लगा रहे हूँ, कौन जीतेगा? तौसीफ जीतेगा ना भाई। मैं तो कमजोर सा आदमी, मैं तो हार जाऊंगा उसी टाइम। बूढ़ा आदमी, वो नौजवान यंग आदमी, मैं तो हार जाऊंगा। क्यों? क्योंकि लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए फसी और तौसीफ का या हसन और तौसीफ का जो है वो आम रेसलिंग करवाई जाए, तो हसन और तौसीफ जो है वो एज में भी तकरीबन सेम है, वेट में भी तकरीबन सेम है, माशाल्लाह दोनों जवान हैं। इन दोनों का सही मुकाबला होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बंदा आपको पैसे दे रहा है क्वार्टरली, एक बंदा आपको इंटरेस्ट दे रहा है सेमी एनुअली, तो उन दोनों का कंपैरिजन आप नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है क्वार्टरली दे रहा है सेमी एनुअल दे रहा है। कंपैरिजन कब करवा सकते हो? जब दोनों के दोनों आपको इंटरेस्ट रेट दे रहे हो, या तो दोनों क्वार्टरली दे रहे हो या दोनों सेमी एनुअल दे रहे हो। वो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्वार्टरली सेमी एनुअली। हमारे लिए एक चीज पॉसिबल है कि दोनों के इफेक्टिव रेट हम लोग निकालें, दोनों को एनुअल में ले जाएं, ये हमारे लिए पॉसिबल है। तो फटाफट क्वेश्चन लिखिए। आज इरादा कुछ और था, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इंसान को बताते हैं कि तुम्हारे प्लान ठीक है, बट आई एम द बेस्ट प्लानर। तो मुलाली फरमाया करते हैं कि जब मेरे प्लान फुलफिल नहीं होते तो मेरा ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और मैं और ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर मेरा प्लान फुलफिल नहीं हुआ, प्लान चेंज हो गया, तो उसका मतलब वो प्लान फिर मेरा नहीं है, वो प्लान अल्लाह का है, और अल्लाह मेरे लिए बेहतरीन सोचते हैं। तो इस वजह से कभी कभी हमारे जो प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। तो खैर लिखिए बेटा क्वेश्चन। मिस्टर साइन, Mr. Sain wants to get a loan and he has two offers from two banks, Bank A and B. He has two offers from two banks, Bank A and Bank B. Bank A offers the loan at 12% compounding monthly, whereas the Bank B offers the loan at
12.4% compounding semi-annually. Which offer Sime should accept? Which offer Sime should accept? जी बेटा, ओके। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, उसने किसी किस्म की मतलब अमाउंट का तस्करा नहीं किया, उसने किसी किस्म की फ्यूचर अमाउंट का मुतालबा नहीं किया, उसने सिंपली ये लिखा जनाब कौन से ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, उसके पास वो ऑफर है। देखिए बेटा, अब इस तरह के क्वेश्चन के अंदर मैं करवाता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व। देखिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे आपको कंपैरिजन करना हो, यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आपको फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालनी, कोई टाइम नहीं है आपके पास, ना ही आपके पास जो है वो मतलब इतना डाटा है कि आप वो फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर सकें, तो आप यहाँ पे फिर करेंगे क्या? यहाँ पे सिंपली आपके पास एक चीज़ है कि जनाब एक ऑफर, दो ऑफर्स हैं आपके पास, कंपैरिजन करवाया गया, दोनों में से किसी एक को आपने चूज करना। अब दोनों में से किसी एक को चूज करने का मतलब ये है कि आपने डिसाइड ये करना है कि कौन सी ऑफर आपके लिए बेस्ट है। देखिए, आप लोन लेने जा रहे हैं, आप पैसे उधार लेने जा रहे हैं, आपने उसको वापस भी करना है, तो आप कौन सा लोन लेंगे जो आपको सस्ता मिल रहा हो या महंगा मिल रहा हो? हाँ जी, सस्ता मिल रहा हो। सस्ता मिलने का क्या मतलब है? ऐसा लोन जो हमें कम रेट पे मिले। अब हमें दोनों का इंटरेस्ट रेट देखना पड़ेगा, एक कहता है जी 12%, दूसरा कहता है जी 12.4%। अब दिखने में मुझे क्या लग रहा है कि 12% वाला कम है, 12.4% वाला ज्यादा है, लेकिन उनकी जो कंपाउंडिंग है वो क्या है? डिफरेंट है। एक कहता है जी सेमी एनुअल, एक कहता है जी मंथली। अब सेमी एनुअल वाले को मैं जब देखूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा कि जनाब इसका सेमी एनुअल है 12.4%, दूसरा क्या कहता है जी 12% मंथली। अब मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जनाब मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं किसको चूज करूँ, क्योंकि आई एम नॉट क्लियर अबाउट द इंटरेस्ट रेट, कि इंटरेस्ट रेट में एक्चुअली मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो इस चक्कर के लिए मैं क्या करूँगा, इस काम के लिए जनाब मैं सिंपली अपना इफेक्टिव रेट निकालूंगा दोनों का, बैंक ए और बैंक बी का। बैंक ए का इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा बेटा? बैंक ए आपको क्या कहता है? बैंक ए कहता है जी इंटरेस्ट रेट में दूंगा कितना? 12%, लेकिन कंपाउंडिंग कितनी चार्ज करूंगा? मंथली। बैंक बी आपको कहता है जी मैं इंटरेस्ट रेट लूंगा 12.4%, लेकिन अमाउंटिंग कंपाउंडिंग सेमी एनुअल। हमने कहा जी ठीक है, अभी बता देते हैं आपको। इसका बेटा इफेक्टिव रेट आप निकालेंगे, इफेक्टिव रेट से आपके अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना इंटरेस्ट आपको इस रेट पे देना है उतना इंटरेस्ट आपको इसी रेट पे भी, यानी कि इफेक्टिव रेट पे भी देना है। अब देखना हमने ये है कि जनाब कि किसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा बन रहा होगा। तो बेटा इसका अमाउंट निकालिए, इफेक्टिव रेट 1 + 0.12 डिवाइड बाय 12 रेज़ टू पावर 12 -1 0.1268 मतलब 12.68% इफेक्टिवली पूरे साल के बाद इतने पैसे चार्ज करेगा। यहाँ पे आ जाइए, इसका इफेक्टिव रेट नाम आपके पास निकलेगा 1 + 0.124 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 -1। जी बेटा 12.78%। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक ए में से ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है कि बैंक बी? तो जनाब मेरे से बैंक बी ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, क्योंकि बैंक ए इफेक्टिवली कितना इंटरेस्ट लेगा पूरे साल में? 12.68%, जबकि बैंक बी इफेक्टिवली पूरे साल में कितना इंटरेस्ट लेगा? 12.78%। तो व्हिच ऑप्शन इज बेस्ट? बैंक ए। गॉट इट? यहाँ तक मसला के साथ बेटा? हाँ जी अब्दुल्ला, ऑल ओके। अब अगर आपका जो क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 जो है वो इसी बेस पे इफेक्टिव रेट बताइए, ये इंटरेस्ट रेट है, ये कंपाउंडिंग है, इसका इफेक्टिव रेट बताइए। गॉट इट? अब आप लोगों ने एक तो वो क्वेश्चन करने हैं, दूसरा आप लोगों ने कल आपको पता कि छुट्टी है, सैटरडे संडे आप लोगों को ऑफ होता है, आप लोगों को मैं एक और असाइनमेंट दूंगा जो कि सिंपल और कंपाउंड दोनों का मिक्सचर है। उसमें हर तरह के क्वेश्चन होंगे। हर तरह के क्वेश्चन का बेटा मतलब ये है, उसमें इफेक्टिव रेट वाले क्वेश्चन भी होंगे, उसमें सिंपल जो आपके पास हम जैसे निकालते आ रहे हैं क्वेश्चन आई आर वगैरह इस तरह के क्वेश्चन आपके पास होंगे, और उसमें डिफरेंट अमाउंट्स वाले भी क्वेश्चन होंगे कि एक अमाउंट प्लान डेट पे पड़ी है, एक अमाउंट प्लान डेट पे पड़ी है, एक अमाउंट प्लान डेट पे पड़ी, बताइए उतने साल बाद उसके पास कितने पैसे होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ जो है वो इंशाल्लाह असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं।
ये आप लोगों ने घर से करके आने होंगे। बेटा अटेम्प्ट मुझे सारे चाहिए, कोई बच्चा मुझे ये ना कहे कि सर मुझे समझ ही नहीं आई। मैं ये मान नहीं सकता कि पूरे क्वेश्चन में उसने कोई पूरा क्वेश्चन एक दो तीन दफा उसने पढ़ा और उसमें से कोई डाटा वो चेक नहीं कर सका, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप इफेक्टिव रेट वाले क्वेश्चन में आप कहते सर मुझे पता था फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आप कम से कम ये तो कर सकते थे कि इंटरेस्ट रेट अलग से लिख लेते, कंपाउंडिंग लिख लेते, वो तो उसमें दिया हुआ था। इतना ही बड़ा था मेरे लिए कि आपने, मुझे यकीन आ जाता कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। मुझे सिर्फ ये यकीन करना है, अपने आप को कंफर्म करना है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। गॉट इट? अब आपके पास मोबाइल नहीं है, आप कैसे लोगे मोबाइल असाइनमेंट? प्रिंट, चलो मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही अभी क्लास में उसको मंगवा लूँ और आपको प्रिंट दिलवा के दे दूँ। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन बेटा किसी का? चलें जी, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।